ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अगस्त से दिसंबर के यानी कि इन 5 महीनों के, जो साल के अंतिम 5 महीने हैं, इसमें बनने वाले 14 विशेष योगों के बारे में। ऐसे 14 विशेष समीकरण बन रहे हैं इन आने वाले 5 महीनों में, जिनका हमारे जीवन पर, आप सबके जीवन पर बहुत प्रभाव रहेगा। राशिफल आते ही हैं मेरे चैनल पर, त्रिमासिक राशिफल भी आते हैं, जिसमें मैं सारे ग्रहों का गोचर का समीकरण करता हूं। लेकिन इस राशिफल में, जो कि 14 विशेष योगों का है अगस्त से सितंबर, इसमें मैं कुछ प्रमुख योगों की बात करूंगा, कुछ प्रमुख समीकरणों की बात करूंगा। वो कुछ ग्रहों की युतियां हो, ग्रहण हो, किसी ग्रह की वक्रता हो, जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। ये 14 विशेष योग जो जिनका मैंने आंकलन किया है, ये ऐसे होंगे जिसका कुछ अच्छा प्रभाव भी होगा और कुछ बुरा प्रभाव भी होगा। और ज्योतिष विद्या के माध्यम से पहले ही ये थोड़ा सा ज्ञात कर लेना कि कहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, कहाँ थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, और अपने आप को उसके लिए तैयार करना, यही एक प्रकार से ज्योतिष विद्या का औचित्य है। इसको नॉर्मल जो राशिफल होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल कुछ ग्रहों के योग के बारे में ही बात करूंगा, तो मैं बाकी ग्रहों पर उतना दृष्टि नहीं डालूंगा, उस पर्टिकुलर योग के बारे में ही चर्चा करूंगा। तो बाकी ग्रहों का गोचर में भी इधर उधर हो भी सकता है, जो मैं ज़्यादा इसमें अंकित ना करूं। तो ये समझने की बात है कि इसमें केवल कुछ प्रमुख योगों की ही बात करूंगा। जैसे मैं त्रिमासिक राशिफल में या मासिक राशिफल में सारे ग्रहों का गोचर दिखाता हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर वैसा नहीं होगा, पर कुछ प्रमुख योग जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे उनकी चर्चा करेंगे। करीबन 14 ऐसे योग हैं जिनका मैंने आंकलन किया है, ये जीवन पर बहुत आपके इम्पैक्ट डालेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको करने हैं, वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं पहले विशेष योग से। वो है सूर्य और केतु का ग्रहण दोष। कब से कब तक? 17 अगस्त से 17 सितंबर तक केतु सूर्य ग्रहण दोष। 17 अगस्त को जब पंचम में आपके सूर्य आएंगे तो उनकी युति होगी केतु से। अब इसके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही रहेंगे। अच्छी चीज़ों की पहले चर्चा करते हैं। ग्रहण दोष का पंचम भाव में लगना, पंचम भाव हमारे थॉट प्रोसेस का है। ग्रहण क्या है? एक अनकन्वेंशनल चीज़ है। तो जब भी ग्रहण लगता है ऐसे भाव में जिसका हमारे सोच से, हमारे नज़रिए से, हमारे पर्सपेक्टिव से सीधा एक इम्पैक्ट होता है उस भाव का, उस ग्रह का, तो हमारी सोच बदलती है। अधिकतम लोग जो ग्रहण के टाइम पे पैदा होते हो, तो वो ग्रहण का टाइम हो या ग्रहण दोष का टाइम हो, जैसे महीने में जब भी चंद्रमा राहु केतु के बीच में आते हैं, सूर्य राहु केतु के बीच में आते हैं। खैर, सूर्य तो कभी कभी आते हैं, चंद्रमा की ही गति होती है कि वो हर महीने आते हैं। सूर्य तो साल में एक बार, एक महीने के लिए राहु के पास आएंगे, एक बार केतु के पास आएंगे। तो जब भी ऐसे ग्रहण दोष लगते हैं या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं, ऐसे टाइम पे जन्मे लोग भी बहुत अनकन्वेंशनल नेचर के होते हैं। कई लोग जो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, लेकिन अलग तरीके से रास्ते अपनाकर, वो ग्रहण वाले लोग ही होते हैं। तो ग्रहण को बुरा समझना गलत है। हाँ, दोष होता है तो उसकी पूजा आदि करवा लेनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि अगर कोई व्यक्ति ग्रहण युक्त है या ग्रहण दोष युक्त है वो आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल गलत है। तो ये ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण का दोष जो लग रहा है या सूर्य ग्रहण दोष जो लग रहा है, ये आपके पंचम भाव में है। आइडियाज बहुत आएंगे अनकन्वेंशनल, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर प्राप्त होगा और एक प्रकार से नज़रिया बहुत बदल जाएगा। आप चीज़ों को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से देखेंगे। कई पुरानी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन पंचम में सूर्य केतु और सूर्य पंचमेश भी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक महीना अच्छा नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी अगर संतान है, उनसे संबंध बहुत खराब हो सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट्स से क्या होगा ना कि उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पंचमेश है सूर्य और कॉन्फिडेंस के कारक भी हैं और पंचम में ही बैठे हैं। तो क्या होगा ना,
ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और सबसे बुरा प्रभाव इसका रहेगा रिलेशनशिप पर। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये जो कालखंड होगा इसमें बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सप्तम से 11वें में ग्रहण दोष लग रहा है, सूर्य ग्रहण दोष। इवन मैरिड लाइफ में भी बहुत स्टैग्नेशन सा, बहुत रुकावटें सी आ सकती हैं। तो ये जो ग्रहण दोष है इसका थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। जो भी मैंने चीज़ें अंकित करी उससे बच के रहेगा। अब अगले योग की तरफ चलते हैं योग नंबर 2, दूसरे योग की तरफ। जो विशेष योग इस साल के बचे हैं वो है लक्ष्मी नारायण योग। ये कब से कब तक होगा? 9 दिन के लिए करीबन बनेगा। 21 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। वैसे तो देखिए शुक्र बुध आसपास ही रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो उनकी युति भी हर बार हो जाए। शुक्र जो है वो सूर्य से 2 घर आगे पीछे तक जा सकते हैं, बुध सूर्य से 2 घर एक घर आगे पीछे तक जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका मिलन हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि बार बार भी होता है। तो शुक्र बुध युति यहाँ पे हो रही है और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और आपके चौथे घर में बन रहा है। और शुक्र क्या है? आपके सप्तमेश हैं और धनेश हैं। और बुध क्या है? बुध आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और ये कहाँ पे हो रहा है? चौथे घर में। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से, बहुत एप्रोप्रिएट टाइम है। बिजनेस में या करियर में कुछ बदलाव करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि 10वें से सप्तम में ये बैठे हैं और इसमें से दोनों ही अर्थ त्रिकोण के स्वामी साथ में हैं, जिसमें से एक सप्तमेश भी है यानी कि शुक्र। तो 10वें से 10वां प्रमोशन, 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन। और यहाँ पे बुध जो छठे घर के स्वामी है अर्थ त्रिकोण, शुक्र दूसरे घर के स्वामी है अर्थ त्रिकोण। तो ये प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है, प्रॉपर्टी और वाहन परचेज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है। और एक प्रकार से देखें चौथे घर में बुध हैं जो छठे घर के स्वामी भी हैं और यहाँ पे शुक्र भी है। यानी कि अगर कुछ प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई लिखा पढ़ी के काम या कोई केस चल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है या कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी प्रॉपर्टी की, रजिस्ट्री रुक गई थी या म्यूटेशन करानी थी, क्योंकि बुध है लिखा पढ़ी के काम है, तो ये भी कार्य आपके हो सकते हैं। और एक अच्छे योग का चौथे घर में बनना यानी कि घर में भी सकारात्मकता है, कि घर में अगर कुछ कलह कलेश चल रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका प्राप्त होगा। एक अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है घर में, चीज़ों को समझने का संभालने का मौका मिल सकता है घर में। तो एक प्रकार से ये अच्छा प्रभाव भी आपको ये लक्ष्मी नारायण योग का मिलेगा। और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए और इवन घर में लग्जूरियस चीज़ें और इंटीरियर्स का काम कराने के लिए भी ये जो युति है ये बहुत विशेष है। तो इसका भी लाभ उठाइएगा। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण। एक तो ग्रहण दोष की अभी हमने बात करी जब सूर्य केतु गोचर में साथ में है। एक है जो साल में ग्रहण लगते हैं, तो ये आई थिंक जितना मुझे याद है शायद साल का तीसरा ग्रहण होगा और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। ये लगेगा 7 सितंबर को जब चंद्रमा होंगे कुंभ राशि में। अब देखिए, हर जगह पे ग्रहण कोई बुरा नहीं होता कि हर भाव में या किसी भी भाव में ग्रहण अच्छा या बुरा होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ भावों में बहुत बुरा रिजल्ट देता है और कुछ भावों में अच्छा रिजल्ट देता है। तो 11वें घर का जो ग्रहण है वो अच्छा होता है। कारण क्या है कि जब भी 11वें घर में ग्रहण लगता है ना, तो व्यक्ति कुछ बड़ा करने का सोचता है, कुछ अनकन्वेंशनल करने का सोचता है। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहण लग रहा है उन पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी है और वो भाग्येश भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं। यानी कि सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और सडन इनकम के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु है, ग्रहण लग रहा है और ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहता है। और इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि है जो खुद 12वें घर के स्वामी है। तो राहु विदेश, 12वां विदेश, यानी कि कुछ विदेश से बहुत बड़ा लाभ, कुछ गुप्त धन के सोर्स और अचानक से सडन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये ग्रहण जो लग रहा है 7 सितंबर को, ये आपके लिए फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, कहाँ पे लग रहा है ग्रहण। ग्रहण लग रहा है आपके 11वें घर में
और 11वां भाव क्या है? माया का भाव, लालच का भाव, डिज़ायर्स का भाव। और जब ग्रहण लगता है तो ये सारी चीज़ें विकृत हो जाती हैं। आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे, आप लालच में बहुत आएंगे, जहाँ पैसा तो आएगा लेकिन साथ में राहु की माया भी आएगी। आपके पास कुछ पैसा आया, आपने सोचा ओहो टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ही जो लालच में आप पड़ेंगे और बिना एनालाइज किए कुछ करेंगे ना, वहीं पे नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। और हाँ, 11वें घर में ग्रहण अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, स्पेशली अगर 7 सितंबर के बाद 1 महीने के अंदर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, या इवन किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं जहाँ पे देयर इज अ गैदरिंग ऑफ पीपल। बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारी इमेज को ख़राब करता है। जैसे कहते हैं ना कि बेइज्जती हो गई, कुछ ऐसा कर दिया। तो बहुत केयरफुल रहेगा व्हेन यू आर इन अ सोशल गैदरिंग और अ सोशल प्लेटफॉर्म। अदरवाइज तो ये ग्रहण जो लग रहा है ये आपके लिए कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं लाएगा। चलते हैं चौथे विशेष योग की तरफ, जो कि होगा मंगल के गोचर के साथ। कब? 13 सितंबर को। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 मंगल गुरु राहु त्रिकोण योग। मंगल आ जाएंगे तुला में, राहु से त्रिकोण है, बृहस्पति से त्रिकोण है, एक दूसरे से त्रिकोण है, तो ये त्रिकोण योग बन गया। राहु की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है मंगल पर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने 27 अक्टूबर तक की बात करी, तो राहु की दृष्टि तो रहेगी मंगल पर 27 अक्टूबर तक, बल्कि जब तक मंगल सप्तम में है आपके। लेकिन गुरु 18 अक्टूबर को राशि बदल जाएंगे, पर मोटे मोटे तौर पर ये मंगल का गोचर राहु गुरु के प्रभाव में। अब मंगल लग्नेश है और गुरु भाग्येश है, तो ये जो युति हो रही है, अपने आप में लग्नेश का सप्तम में आना राजयोग बनाता है। ये युति बहुत अच्छी है, ये पद प्राप्ति की युति है, ये कुछ बड़ा करने की युति है, क्योंकि गुरु जो है वो 12वें घर के स्वामी भी है और मंगल 8वें घर के स्वामी है। 8-12 ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव का स्थान होता है, और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी मंगल पर है। राहु मंगल ये होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ बढ़कर, कुछ हटकर करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस में हो, अपने करियर में हो, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव हो, अपने जीवन के बैलेंस में हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, कुछ हटकर जैसे मैंने कहा करना है, कुछ लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा है। सप्तम भाव बिजनेस का है, लग्नेश का। यहाँ पे गुरु और राहु से दृष्ट होना यानी कि बिजनेस में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। 10वें से 10वें में मंगल का बैठना जो लग्नेश है, सडन प्रमोशंस के योग यहाँ पर आपके लिए बन जाएंगे, ये भी बहुत विशेष है। बस ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि मंगल सप्तम में आए तो क्या बना? मंगल दोष, और मंगल अष्टमेश भी हैं, तो ये मैरिड लाइफ में अनिश्चितता लेकर आएगा। जैसे ही मंगल सप्तम में आएंगे अनिश्चितता आएगी, और ये मंगल पर राहु का प्रभाव ट्रस्ट इश्यूज, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आज के बच्चे बोलते हैं। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है जो सप्तम से छठा है और गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, तो ये बहुत लड़ाई झगड़े करवाएगा। अब मंगल तो है मंगल दोष, लेकिन जब राहु का प्रभाव भी पड़ गया और 12वें घर के स्वामी का प्रभाव भी पड़ गया, तो बहुत अनिश्चितता, बहुत लड़ाई झगड़े ये मंगल के गोचर के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ बहुत केयरफुल, क्योंकि मंगल मारक भाव में बैठे हैं, लग्नेश हैं और लग्न को देख रहे हैं, 8वें घर के स्वामी हैं, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, ये इंजरीज, सर्जरीज और एक्सीडेंट्स के योग बनाता है। तो ये मंगल जहाँ एक और बहुत बड़े बदलाव लाने पर प्रेरित करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैरिड लाइफ हो, इंजरी, सर्जरीज की बात हो, उसको लेकर भी बहुत केयरफुल रहेगा। मंगल क्योंकि लग्न को देखेंगे अब बहुत टाइम तक, तो एग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अपने एग्रेशन पर भी जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा। पर ये तो है कि लग्नेश पर राहु बृहस्पति की दृष्टि, अपने जीवन को भौतिक आधार पर अगर बड़ा करना है, मजबूत करना है, एक्सपेंड करना है, तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं 5वें विशेष योग की तरफ, जो कि है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 में शुक्र और केतु की युति। 15 सितंबर को शुक्र जो है वो आपके
पंचम भाव में आ जाएंगे। अब अगले ही या एक दिन में ही आई थिंक सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, तो उनको हम आगे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम केतु शुक्र पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, केतु और शुक्र की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी नहीं होती। शुक्र राहु एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, दोनों का स्वभाव एक है, गुरु चेला है। अब केतु भी शुक्र को अपना आचार्य मानते हैं, पर केतु का स्वभाव नहीं है शुक्र जैसा। केतु जहाँ सरलता है, वैराग्य है, शुक्र भोग है, वासना है, ज्ञान भी है शुक्र, विद्या भी है शुक्र, मैंने कभी मना नहीं किया, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति जो है शुक्र और केतु की बहुत अलग अलग है, इसलिए दोनों साथ में बैठकर कंफर्टेबल नहीं होते। अब शुक्र जब भी प्रभावित होते हैं गोचर में, तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा कि कुंडली कैसी है। अगर कुंडली बहुत खराब है, लेट्स से कि आपका 7वां भाव बहुत पीड़ित है या कुछ बहुत बुरे दोष हैं नवांश कुंडली में, तो जब भी शुक्र का प्रभाव गोचर में खराब होगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड सेम गोज फॉर लव लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही अफेक्टेड हैं, क्योंकि सप्तमेश हैं, विवाह के कारक भी हैं और स्वामी भी हैं, और कारक भी हैं और पंचम भाव में ही बैठे हैं। ये जो टाइम होगा ना आपका 15 सितंबर से 9 अक्टूबर, ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही बहुत टेस्टिंग टाइम होने वाला है। बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, बहुत केयरफुल रहेगा, लड़ाई झगड़े भी हैं, बहुत और प्रभाव भी हैं। छठे घर में बुध आ चुके हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर अगर ऐसा गोचर होता है तो लड़ाई झगड़ा बड़े स्तर का हुआ और फिर एकदम सीधा कि भाई अब साथ में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ अलग या मैं जा रही हूँ अलग, और फिर कोर्ट में बात करते हैं। तो बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और शुक्र आपके प्रबल मारक हैं, मंगल मारक भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। अभी गोचर हमने मंगल की बात करी, और प्रबल मारक केतु के साथ आ गए। ये पुनः इंजरीज की तरफ एक इशारा है। तो ये शुक्र का और केतु का जो युति है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही। पिछली युतियाँ तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये युति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। पैसा भी अटक सकता है, धनस्थान के स्वामी केतु के साथ है, पेमेंट्स अटक सकती है, बिजनेस में भी थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है कुछ टाइम के लिए। तो ये जो युति है शुक्र केतु, थोड़ी सी ऑन द नेगेटिव साइड हो सकती है। अब शुक्र नीच अभिलाषी भी हो गए, इसलिए भी शुक्र की जो शुभता है ना थोड़ी कम ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विचार करें जो भी मैंने कहा है। चलते हैं छठे बड़े योग की तरफ। वो है 22 सितंबर 2025 को पड़ने वाला साल का अंतिम ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और कहाँ पे होगा ये, कन्या में। अब जैसा मैंने चंद्र ग्रहण के टाइम पे कहा था कि ऐसा नहीं कि हर भाव में अगर ग्रहण पड़ा तो बुरा ही होता है, वैसे ही छठे भाव में पड़ा हुआ ग्रहण भी अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन छठे घर में ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण, पहला तो व्यक्ति के अंदर एक हिम्मत आती है। अगर जो व्यक्ति एकदम हार भी चुका होता है ना, उसके अंदर भी एक क्षमता आती है कि अब मुझे कुछ बदलना है। जो व्यक्ति एकदम हार माने बैठे थे, सब कुछ छोड़ दिया था, अब आगे बढ़ने की लालसा ही नहीं थी, उनमें भी बदलाव आएगा इस ग्रहण से कि मुझे अब कुछ करना है। यहाँ पे सूर्य बुध की युति है, बुध उच्च के हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है। अचानक से अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था, उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व होने की तरफ, या अब कभी कभी होता है कुछ केस रुक ही जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट अगर आपके स्टैग्नेटेड केस थे तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे भाव में ग्रहण लगना, व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भी बहुत हावी रहता है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कंपटीशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कैपेसिटी हो, अपनी प्रॉब्लम से ना डरने की काबिलियत हो, और कुछ सीख कर नया अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, ये सब कुछ इस ग्रहण से आपको अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन छठे घर में सूर्य ग्रहण और बुध भी हैं, बहुत 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 व्यर्थ की चिंता है। आप देखेंगे कई काम आपके यहाँ पे बनेंगे, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं इतना आपको तंग कर देंगी ना कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आई थिंक व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा सा बच के रह लिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो ये सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप पर देखे जाएंगे। चलते हैं 7वें
योग की तरफ इस 5 महीने का 7वां योग जो होगा 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025, शुक्र का नीच का होना। शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या में आ जाएंगे और 2 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। अब कुछ दिनों के लिए सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, पर मैं उनको आगे दिखा देता हूँ क्योंकि महीने के मध्य भाग में सूर्य का गोचर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मेनली शुक्र पर ही प्रभाव या उनकी ही बात करें। खैर सूर्य का इम्पैक्ट भी होगा तो उनकी भी चर्चा कर लेंगे। अब शुक्र का नीच का होना और शुक्र का छठे घर में आना दोनों ही बहुत अच्छा नहीं होता। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि छठा घर मेरे हिसाब से शुक्र की एक ऐसी पोजीशन है जो बहुत फेवरेबल नहीं होती। बाकी हर जगह पर शुक्र कुछ ना कुछ अच्छा देते ही हैं, छठे घर में शुक्र क्षीण हो जाते हैं और ऊपर से यहाँ पर वो नीच के भी हो गए। कुछ टाइम के लिए सूर्य का भी प्रभाव रहेगा और सूर्य खुद नीच अभिलाषी हैं और यहाँ पर वक्री शनि का प्रभाव भी रहेगा। अभी जो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ की शुरू हुई थी पिछले शुक्र केतु की युति से, जो हमने बात करी थी, 5वां पॉइंट था जो, ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी क्योंकि अभी भी मंगल दोष है, कुछ कम नहीं होने वाला। मंगल दोष आगे भी रहेगा जब मंगल वृश्चिक में जाएंगे और छठे घर में शुक्र नीच के हो गए। कुछ टाइम के लिए जैसे मैंने कहा सूर्य भी होंगे, तो मैरिड लाइफ में और वक्री शनि का प्रभाव। अब शनि क्या है, सेपरेटर का काम करते हैं। सूर्य कुछ टाइम तक यहाँ पे रहेंगे, मैं आई थिंक 15-16 अक्टूबर तक नहीं, 15-17 अक्टूबर तक जितना मुझे याद है, 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद भी सप्तम में ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ अंकित कर रही हैं, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के लिए टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब मैरिड लाइफ में कई दिक्कतें एक साथ आ सकती हैं। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, दोनों के लिए ही ये सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा, या 15 सितंबर से लेट्स से कि अक्टूबर के अंत तक का महीना बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है, लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी और जीवन में खुशियाँ थोड़ी सी विलुप्त हो जाएंगी। नीरस जीवन होता है ना, कि जीवन में आनंद ही नहीं रहता। ये छठे भाव के शुक्र का प्रभाव होता है कि जीवन कभी कभी नीरस हो जाता है। वो व्यक्ति के पास बहुत पैसा भी होना, उसका आनंद नहीं उठा पाता, या तो कहीं कोर्ट कचहरी में उसका पैसा जाता रहेगा या और ऐसी चीज़ों में पैसा जाता रहेगा। तो ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए। इवन अगर आप बिजनेस भी करते हैं ना, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बिजनेस में भी कुछ बड़े लॉसेस और धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है। तो ये गोचर भी थोड़ा सा आपको, और क्योंकि शनि का प्रभाव है ना, शनि सेपरेटर है, अब शुक्र कारक भी है मैरिड लाइफ के, सप्तमेश भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव नेगेटिव आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपनी इमेज को लेकर भी बहुत ध्यान दीजिएगा और नेगेटिव फीलिंग से इस टाइम पे दूर रहिए। चलते हैं 8वें योग की तरफ, वो है सूर्य का नीच का होना और उनका राहु द्वारा दृष्टि संबंध। सूर्य 17 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आकर नीच के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मंगल और बुध भी हैं और दोनों ही कुछ टाइम में आगे निकल जाएंगे, तो उनकी चर्चा थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सूर्य पर ही देंगे। और गुरु की भी दृष्टि का प्रभाव की बात मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि एक ही दिन बाद गुरु भी राशि बदल लेंगे। तो यहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर आपके सप्तम भाव में नीच के रहेंगे और उन पर राहु की दृष्टि है। अब अच्छी चीज़ से शुरुआत करते हैं। पुनः कहूँगा, केवल हम यहाँ पे सूर्य पर ही ज़्यादा प्रभाव या उसकी बात करेंगे। वो त्रिकोणेश हैं, केंद्र में बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, या ये कह देना कि नीच का ग्रह हो गया तो सब खराब ही हो गया। मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ हर बार कि अगर शनि नीच के होते हैं तो 2.5 साल के लिए नीच के रहेंगे। 2027 में जून में शनि नीच के हो रहे हैं, यानी कि अगले 2.5 साल जितने भी लोग पैदा होंगे सबके शनि नीच के, तो सब खराब, ऐसा नहीं होता। पर नीच का मतलब होता है कि ग्रह थोड़ा सा उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। मैं आऊँगा उस पर। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। सप्तम से 11वें के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, भले ही नीच के हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग है। इवन थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, क्योंकि सप्तम में सूर्य हैं, भले ही नीच के हैं, मे भी प्रमोशन ना हो लेकिन थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिल सकती है। बिजनेस में जैसे मैंने कहा बहुत लाभ मिलेगा और कुछ सोशल सर्कल या सोशल लेवल पर करने का अवसर भी मिल सकता है। लेकिन सूर्य पर राहु का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता।
इसीलिए मैरिड लाइफ पर फिर से बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब कुछ दिन में मंगल का गोचर भी हो जाएगा और वो भी मंगल दोष बनाएंगे, आऊँगा मैं उन पर यहाँ पे सप्तम में सूर्य का आना जो विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, यानी कि दूर करने वाले ग्रह हैं, राहु का प्रभाव, और अभी हमने मैरिड लाइफ की बात करी, शुक्र केतु की बात करी, फिर शुक्र का, तो ये कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है कि मैरिड लाइफ के लिए ये जो टाइम है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पर बिजनेस में बदलाव के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में कॉम्पिटिटिव होने के लिए, कुछ सोशल लेवल पर करने के लिए, थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन कार्य क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए सब अच्छा है। बिजनेस में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर बिजनेस करते हैं और हेरा फेरी करते हैं या कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो सप्तम में सूर्य का नीच का होना, राहु का प्रभाव सरकारी बाधाएं, सरकारी प्रॉब्लम्स अचानक से ला सकता है। बड़ी आपकी फैक्ट्री है, रेड पड़ सकती है अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको इस गोचर से रहना है। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु का कर्क में होना। गुरु, जैसा मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए साल में राशि बदलेंगे और वो उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। ये कब होगा? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि ये 5 दिसंबर तक तो हैं गुरु यहाँ पर, लेकिन ये नवंबर में ही वक्री भी हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे भागे हैं, फिर वो वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आने के लिए वक्री भी हो जाएंगे, तो उसकी भी चर्चा करूँगा। पर हाँ, ये है कि उच्च की अवस्था में करीबन 1.5 महीना 2 महीना के आसपास गुरु आपके रहेंगे। अब ये किस चीज़ के लिए अच्छा है? पहला, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, बहुत अच्छा टाइम है। वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम है। राहु ऑलरेडी 11वें घर में है, 12वें घर के स्वामी 4थे घर में है और 12वें घर को देख रहे हैं। अगर विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, बार बार नहीं चीज़ें बन रही थी, तो इस टाइम में आपका विदेश का जाने का योग भी बन जाता है। और क्योंकि राहु 11वें घर में है और 12वें घर के स्वामी 4थे घर में है, अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और कोई विदेश में ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। 4थे घर में गुरु का आना और अतिचारी अवस्था में, आज स्पीड तो खैर अब इनकी कम होना शुरू हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन उच्च का हो जाना, यानी कि भौतिक सुख संपन्नता बढ़ती है, घर में खुशियाँ आती हैं, घर में एक अच्छा माहौल रहता है। यहाँ से गुरु 10वें घर को भी देखेंगे, जो भले उनकी नीच की राशि है, लेकिन कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी रहेगी। वो नवमेश हैं जो 10वें से 12वें के स्वामी हैं, तो ये सडन, और 12वें घर के स्वामी हैं लग्न से, ये सडन जॉब चेंज और इवन विदेश में जॉब प्राप्ति का योग भी बना देता है। तो गुरु का ये जो प्रभाव है बहुत अच्छा, और गुरु उच्च के हो गए। गुरु का उच्च का होना यानी कि 12 साल में एक बार, तो ये बता रहा है कि आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, इमोशनल लेवल पर, फैमिली में प्रॉब्लम्स, इन सबको ठीक करने के लिए जो गुरु का गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। हाँ, पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं, ये मान के चलेगा कि गुरु का ये जो गोचर होगा खर्चा आपका बहुत बढ़ाएगा, लेकिन शुभता बहुत लेकर आएगा। गुरु उच्च के अष्टम को भी देखेंगे तो ज्ञान प्राप्ति, साधनाओं के लिए भी अति शुभ टाइम है। चलते हैं 10वें विशेष योग की तरफ। ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला है, अच्छा भी हो सकता है इसका प्रभाव, थोड़ा बुरा भी हो सकता है। क्या होगा? 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025 यहाँ पे बुध वक्री रहेंगे और उनकी युति मंगल के साथ भी होगी, और गुरु की दृष्टि होगी, जो उच्च के तो होंगे लेकिन कुछ टाइम में वो भी वक्री हो जाएंगे। अब 10 नवंबर की बात करें, 11 तारीख को गुरु भी वक्री होंगे, उन पे मैं आऊँगा अलग से। अब यहाँ पे देखिए, अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। अष्टम के बुध, जैसे शुक्र 12वें घर के एक्सेप्शन है, बुध भी अष्टम के थोड़े एक्सेप्शन है, बट नॉट इन ऑल टर्म्स। धन के लिए, अचानक से धन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अष्टम के बुध बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 2 विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं, एक बन रहा है बुध के द्वारा और एक बन रहा है मंगल के द्वारा। अचानक से धन प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, अचानक से धन प्राप्ति के लिए, 2 नंबर के कामों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब प्रॉब्लम्स हैं कि मंगल दोष बना हुआ है, और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, छठा भाव मैरिड लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है। छठे भाव के स्वामी, जो सप्तम से 12वां स्थान है, उसके स्वामी यहाँ पर वक्री होकर बैठ गए बुध, और उन पर एक वक्री ग्रह की ही दृष्टि है जो 12वें घर के स्वामी है।
ये भी अंत दिखाता है, छठे से सातवां भाव है। अचानक से मैरिड लाइफ में लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, यानी कि अगर मैंने कहा ना शुरू में प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर ये वो सबसे खतरनाक टाइम होगा मैरिड लाइफ के लिए जहाँ पर लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। और क्योंकि मंगल दोष भी बना हुआ है, मंगल दोष डाइवोर्स में कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। कई लोग क्या कहते हैं मंगल दोष के कारण डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं, यूजुअली नहीं। हाँ, कुछ कारण, कुछ रीजंस में हो सकता है, पर कभी भी एक दोष से डाइवोर्स नहीं होता। यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम 10 नवंबर की बात करें तो सूर्य भी यहाँ पर 6-7 दिन के लिए नीच के रहेंगे, शुक्र भी है, फिर शुक्र भी आगे अष्टम में ही आएंगे, वक्री गुरु का प्रभाव है, 12वें घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए। तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही है कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अनिश्चितता वाला टाइम है, पर धन के रूप में बहुत अच्छा है। अष्टम में जब दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, यानी कि जीवन में कुछ नया रास्ता भी आ सकता है। वक्री ग्रहों का प्रभाव अष्टम पर, बुध वक्री, गुरु वक्री, ये रिसर्च के लिए, गुप्त साधनाओं के लिए, गुप्त साधनाओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं हमेशा कहता हूँ ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी कुंडली स्ट्रांग है। आपकी कुंडली अगर स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा बहुत खराब है, और भी कुछ चीज़ें देखी जाती है, गुलिक देखा जाता है, ग्रहण दोष किस प्रकार का है आपकी कुंडली में, या है कि नहीं है। अब यूजुअली जो ग्रहण वाले लोग होते हैं वो तंत्र आदि की तरफ जाते हैं, पर डिपेंड करता है कि लग्नेश कितने स्ट्रांग है। तो अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो आजकल मैं कई बार बताता हूँ ना कि लोग पॉडकास्ट पे बैठकर कुछ भी बोल रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए वो भी चीज़ें डिस्कस हो रही है, और जो बोल रहे हैं उनको खुद को नहीं पता, नाम भी देवी देवताओं के गलत लेते, तो मंत्र तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे पहला, अगर आपको कोई साधना करने का मन करता है और कोई गुरु है तो ठीक है, कोई गुरु नहीं है तो नॉर्मल साधना करिए। और यहाँ पर तंत्र का उपयोग होने का आपके ऊपर बहुत डर है, तो ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ पे तंत्र का उपयोग बहुत होता है, वो काली माता का मंदिर हो, कोई पीपल का पेड़ हो, कोई चौराहा हो, और भी खैर बहुत जगह हैं, तो इन जगह शमशान घाट हो, सबसे ज़्यादा तो क्रियाएं शमशान में ही होती हैं, तो इन जगहों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये वो टाइम है जब अचानक से पैसा बहुत आएगा, पर क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि है, वक्र बुद्धि, और अष्टम में लग्नेश के साथ, आप अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा आदि वीक है ना, मानसिक लेवल पर आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि परेशान रहेंगे, और ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना जो आप खुद ही 2 महीने बाद बोलेंगे मैंने तब क्या कर दिया। यानी कि ब्लंडर्स करने के चांसेस, गलत निर्णय लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन जाते हैं। तो बहुत केयरफुल आपको इस टाइम में रहना है। इम्पल्सिवनेस, गलत लोगों पर भरोसा, अचानक से निर्णय ले लेना, बिना सोचे समझे कुछ कर देना, कुछ खरीद लेना, कहीं इन्वेस्ट कर देना, ये सारी चीज़ें तंग कर सकती। तो ये बुध का वक्री होना थोड़ा मिश्रित ही आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं 11वें योग की तरफ, गुरु का वक्री होना। यहाँ से कहानी बदलेगी। ये गुरु जो हैं ये बहुत खेल रचने वाले हैं इस साल और आने वाले कई साल। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है कि गुरु 7 साल 8 साल के लिए अतिचारी नहीं होंगे। गुरु हर साल में एक बार अतिचारी होते हैं। बस अब क्या संयोग बनेंगे कुछ साल कि वो उस डिग्री पर अतिचारी होंगे जहाँ से वो अगली राशि में कुछ टाइम के लिए बिताएंगे। इसलिए ऐसा कहना कि अगले 8 साल, कुछ लोग कह रहे हैं, ज्योतिषी हैं जो कहते हैं कि अगले 8 साल तक गुरु अतिचारी रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ग्रहों की 8 प्रकार की चाल है, उसमें से एक अतिचारी है जो चालें बदलती रहती हैं। अतिचारी गुरु हर साल होते हैं, वो सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पे होता है कि जब वो अतिचारी होते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उसके सूर्य से एक दूरी पर ही वक्री विग्रह होता है। वो बहुत डिटेल है, तो मैं भी अगले जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं इस डिटेल में कभी समझाऊंगा। हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है क्योंकि एक ग्रह जो ऑलरेडी एक नॉर्मल अवस्था में नहीं है, नॉर्मल अवस्था क्या थी, ये ऑलरेडी नॉर्मल अवस्था में नहीं है और वक्री हो गया, ये अचानक से इमोशनल लाइफ पर प्रॉब्लम, घर में बहुत कलह कलेश, अचानक से बहुत खर्चे हो जाना घर में, पिताजी से संबंध खराब, माताजी से संबंध खराब, घर में बड़े कलेश होना, और सबसे बड़ी बात है वक्री ग्रह जो अपनी जगह से हटा हुआ है और वो आपके 10वें घर को देख रहा है। जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ लोगों की जॉब ये वक्री गुरु लेकर जा सकते हैं। तो ये वक्री गुरु थोड़ी सी उथल पुथल साल के अंत में करने वाले हैं, बहुत लोगों के लिए करने वाले हैं। उच्च के हैं, स्ट्रांग हैं,
वक्री भी है और स्ट्रांग है, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं, 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं। तो इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा खर्चे होना, और सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट दिख रहा है कि करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये टाइम जो साल के अंत का है ना, ये कार्य क्षेत्र में कई लोगों के लिए प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। मैंने पहले कई बार ये प्रेडिक्शंस करी हैं और कई लोगों की जॉब गई भी है वहाँ पर। और अभी मार्केट भी आपको आप देख ही रहे हैं कि स्पेशली आईटी कंपनीज़ में, टेक कंपनीज़ में जो एक बहुत अच्छा एक मार्केट माना जाता था, अभी भी माना जाता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, तो अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहेगा। ये वक्री गुरु साल के अंत में जाते जाते चीज़ों को थोड़ा सा कठिन अवश्य कर सकते हैं। अब चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है गुरु का, या कहिए गुरु की घर वापसी। गुरु 5 दिसंबर को वापस मिथुन में गिर जाएंगे जहाँ पे वो थे, और अभी भी वक्री अवस्था में ही रहेंगे। आई थिंक, जितना मुझे याद है, आई थिंक ये जनवरी या फरवरी तक वक्री रहेंगे गुरु। लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो जहाँ पर थे, अब 11 नवंबर को यहीं पे वक्री हो गए थे। ये टाइम बहुत अनयूजुअल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, 11 नवंबर से 5 दिसंबर गुरु वक्री तो हैं, गुरु वक्री भी हर साल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं थे। उनका जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए था मिथुन, लेकिन वो वैसे ही अपनी जगह से हिले हुए थे और वक्री हो गए। लेकिन जब वापस अपनी जगह पे जाएंगे तो थोड़ी स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। वक्री हैं, लेकिन वक्री ग्रह तीसरे घर में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और वक्री ग्रह वैसे ही स्ट्रांग होता है। तो भाग्य स्ट्रांग हो गए और अपने स्थान को भी देखना दोबारा शुरू कर देंगे। तो जो उथल पुथल मचेगी ना, वो 11 नवंबर से ज़्यादा 5 दिसंबर के बीच में मचेगी। इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान अभी भी रखना है कि गुरु वक्री हैं और तीसरे घर में है, तो जल्दबाजी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, और आप बहुत अति उत्साहित हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि बुध भी पतित हैं। ये बुध यहाँ पे थे, अगर आपको याद हो, लेकिन मुझे जितना याद है 23 नवंबर को ये, क्योंकि वक्री हो गए थे, तो कुछ टाइम के बाद ये पतित भी हो जाएंगे। मैंने वैसे तो 29 नवंबर तक दिखाया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो सप्तम भाव में भी आपके गिर जाएंगे। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है बुध पर, और बुध जो है वो आपके दोपचे भावों के स्वामी हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको लाने थे बिजनेस में, या जो चीज़ थोड़ी सी उथल पुथल मची थी ना वक्री बुध के कारण, गुरु के कारण, वो सारी ही जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये गुरु का जो गोचर है, ये थोड़ा सा आपको स्थिरता देकर जाएगा। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है 7 दिसंबर 2025 को। मंगल का जब गोचर होगा तो गुरु मंगल का समसप्तक योग बनेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे। अब क्योंकि हम दिसंबर तक के ही चीज़ों को बात करें, तो मैंने दिखाया नहीं कहाँ तक है, लेकिन मंगल का गोचर जनवरी के मध्य भाग तक यहीं पर करीबन रहेगा। हम इस साल की ही बात करें तो ये समसप्तक योग। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि गुरु वक्री हैं, लेकिन लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना बहुत सुंदर धन योग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बनाता है। और यहाँ पे मंगल बृहस्पति की ही राशि में है और बृहस्पति देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है। जो सेंसिटिव टाइम गुरु के वक्री होने का होगा 11 नवंबर से 5 दिसंबर, लेकिन ये भी जो योग आपका बन रहा है 7 दिसंबर से, बहुत अच्छा है। पुराने मौके जो हाथ से निकल गए थे वो वापस आएंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये पराक्रम भाव है, यहाँ पे मंगल देख रहे हैं और कारक है पराक्रम भाव के, और भाग्य के कारक बृहस्पति हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो बहुत सुंदर भाग्य पराक्रम योग बन रहा है, जो व्यक्ति को हिम्मत देता है और उसको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलता है, जिसके कारण वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ पाता है। तो ये योग भी जो आपके लिए बन रहा है बहुत अच्छा। यकीन मानिए, ये 7 दिसंबर का जो योग है, ये जाते जाते साल आपके लिए कुछ बहुत विशेष कर जा सकता है। कई बाधाओं को दूर कर कई नई अपॉर्चुनिटीज़, विदेश से पैसा, भाग्य उस जगह पर आपका स्थान साथ देगा जहाँ पर आपकी काम रुक गए थे। और मंगल गुरु को देख रहे हैं, गुरु मंगल को देख रहे हैं, दोनों ही मित्र ग्रह हैं। और जैसे मैंने कहा, भाग्य पराक्रम, स्किल्स और ज्ञान, ये बता रहा है कि साल का अंतिम ये जो भाग होगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। धन के रूप में हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, और इवन बिजनेस और करियर में भी कुछ बहुत बड़ा करने का मौका आपको प्राप्त होगा।
बस ध्यान ये दीजिएगा मंगल है नवम में, तो पिताजी की सेहत और पिताजी से संबंध दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। बॉसेस से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। चलते हैं आखिरी 14वें योग की तरफ, जो कि है 20 दिसंबर को मंगल, सूर्य और शुक्र की युति। शुक्र का गोचर होगा 20 को, तो यहाँ पे ये 3 ग्रह, सूर्य पहले ही आ चुके होंगे, मंगल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 3 ग्रह साल के अंत में आपके नवम भाव में होंगे और यहाँ पर वक्री गुरु और केतु की दृष्टि भी होगी। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। यहाँ पे मंगल हैं जो लग्नेश हैं, सूर्य हैं जो एक त्रिकोण घर के स्वामी हैं। मंगल, अब लग्न जो है वो त्रिकोण और केंद्र दोनों होता है, और गुरु की दृष्टि है, यानी कि ये 1, 5, 9 का संबंध बन गया, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी है। बहुत सौभाग्यशाली योग है ये। साल का अंत जाते जाते आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ देकर जा सकता है। कोई सरकारी बाधा अटक रही थी, सरकारी बाधा थी, कोई पैसा अटक रहा था, बिजनेस में कुछ काम नहीं बन पा रहे थे, धन कहीं पे अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इनकी युति है और गुरु का प्रभाव भी है, जो ठीक है वक्री है, लेकिन कई पुरानी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने का मौका देंगे। धार्मिक यात्राओं के मौके मिलेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करने के मौके मिलेंगे, सब बहुत अच्छा है। लेकिन इतने सारे ग्रह नवम में, मंगल, सूर्य, आपके मारक शुक्र के, आपकी, जैसे मैंने पिताजी की सेहत की पहले बात करी थी मंगल के गोचर से, यहाँ पे भी कहूँगा पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये वो टाइम होगा जब आपके अपने बॉसेस से बिल्कुल नहीं बनेगी। अब जिनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा खराब है और उस टाइम पर बहुत ही खराब दशा, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो कुछ लोगों के फिर से साल में अंत में जॉब जाने के योग बन जाते हैं, क्योंकि 10वें से 12वें में इतने सारे ग्रह बैठ गए और केतु और वक्री गुरु का प्रभाव भी। तो जिनकी बहुत बुरी दशा, अंतरदशा और कुंडली भी थोड़ी सी वीक है, उनके लिए, और ये होगा क्यों, ये आपके बॉसेस के कारण होगा या अचानक से मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसके कारण साल के अंत में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत अटेंटिव रहना है आपको, अदरवाइज जो मैंने अच्छी चीज़ें कही उनका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय आपको करना है? पहला उपाय, 2 सोमवार महादेव का दूध से अभिषेक, महादेव को घर में बने आटे के हलवे का भोग, जिसमें केसर अवश्य होना चाहिए, 4 सरसों के 4 घी के दिए अर्पण कीजिए और महामृत्युंजय का 108 बार जाप कीजिए। ये आपको 2 सोमवार करना है। अगला उपाय, किसी भी एक मंगलवार, ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसकी अगली बार से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला उपाय, दूसरा उपाय, आपको बजरंग बली को चोला अर्पण करना है। पंडित जी को बोल दीजिएगा कि किस प्रकार से है, तो वो व्यवस्था कर देंगे। पहले बता के रखिएगा कि हाँ भाई मेरे को चोला अर्पण करना है। और तीसरा है, किसी भी मंदिर में आपको गेहूं के आटे और चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, ये 5 महीनों में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।